वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। दुनिया इस वक्त जिस तेज रफ्तारी से आगे की तरफ बढ़ रही है, बहुत कुछ हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। किसी ज़माने में हम धूप में बैठकर या बल्कि सर्दियों की धूप में बैठकर या लेटकर बड़े मजे से मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ा करते थे और सोचते थे कि वी आर मेकिंग बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर टाइम, वी आर रीडिंग समथिंग। मगर अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि जब हम अपने लैपटॉप्स पे या एंड्रॉइड्स पे या स्क्रीन पे कुछ देख रहे होते हैं, थोड़ा सा भी लैग कर जाए स्क्रीन, थोड़ा सा भी एक एप्लीकेशन देर से खुले तो हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी जिंदगियों में अजीब सी तब्दीलियां कहां से आई हैं? ये सब तब्दीलियां आई हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी से। किस जमाने में हम 1G 2G 3G थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन जब आया तो एक रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया हमारी जिंदगी में। एंड्रॉइड फोन्स हमारी जिंदगी में वो कुछ चीजें आ गई, कम्युनिकेशन हमारी जिंदगी में इतनी फास्ट हो गई कि हम ये जो कहा करते थे कि एक वक्त आएगा दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, हमने इसकी अमली शक्ल देख ली। मैं यहाँ बैठा हुआ विद इन सेकंड यहाँ से बाहर निकलता हूँ और यूएसए में, रशिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकता हूँ किसी रिलेटिव के साथ। हम एक दूसरे को देख सकते हैं हम क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये तो हम बात करें आम आदमी की, मगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। जहाँ देखते हैं इस टेक्नोलॉजी को हम वहाँ पर देखते हैं कि सारी इसी की मरहूने मिन्नत होती चली जा रही हैं। दोस्तों अब वक्त वहाँ पे आप पहुँचा है कि जहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन की बात की जा रही है, जिसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी, शायद वो हम डिस्कस ना करें। मगर 5G के पर बात करने के लिए हमारे पास यंग एनर्जेटिक हसाम ताहिर मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे इनके साथ पहले भी 2 नशिस्तें हो चुकी हैं और आज जो हमारी नशिस्त है उस पर हमारा फोकस ही होगा 5G के एडवांटेजेस के ऊपर और शायद थोड़ा सा वक्त में तो डिसएडवांटेजेस पे भी जो मेरे फियर्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे। तो हम वेलकम करते हैं जी हसाम ताहिर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हसाम? अल्लाह का शुक्र है। आप मुस्कुरा रहे हैं अभी भी। बिल्कुल ठीक। ये पहले तो मुझे ये बताएं, 5G पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे, ये प्लान करके आए थे दोनों? पूरा आउटफिट देखें, आउटफिट आप लोगों का सेम है, बस वो कुदरती नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच होती है दोनों की। 5G के थ्रू मैच होगी। अच्छा जी, क्या सीन है? अब 4G सुनते आ रहे थे, 3G पे आई, हमने कहा जी 3G आ गया। 2G तो पहले ये तो कहा कि इंट्रोड्यूस ही जब हुआ तो वी वर लाइक अच्छा भाई 2G, अब हमारे स्मार्टफोन्स पे इंटरनेट हम यूज कर। उसके बाद 3G तो हमने कहा कि ये तो और बड़ी चीज होगी। 4G तो हमने कहा शायद अब ये बस हो जाएगी, इसके बाद पता नहीं शायद कुछ हो ना हो। अब 5G तो क्या सीन है, कब तक पाकिस्तान में आ रहा है, क्या है इसका सीन आगे? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि 5G की लाने की ज़रूरत क्यों बनी थी। ठीक है, आपने कहा कि 4G पर बस हम समझ रहे थे हो जाएगी, लेकिन इस टाइम जो पूरी दुनिया है ना वो कनेक्ट होती जा रही है वर्चुअली। ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते जा रहे हैं। अभी करंटली जो हम ये जो लाइव ट्रांसमिशन जा रही है ये भी कनेक्टिविटी के थ्रू जा रही है। इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए तो मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो 5G है उसका मेन फोकस है हाई स्पीड और लो डिस्टर्बेंस। ठीक है, कि एक अल्ट्रा किस्म की स्पीड देगा हर एस्पेक्ट में। ठीक है, अभी एस्पेक्ट्स में डिस्कस करूंगा कि वो क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन वो अल्ट्रा किस्म की स्पीड देगा हर एस्पेक्ट में और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि आज अगर कोई पैकेज 100 रुपये का होता है साल पूरे के लिए एक मोबाइल सेलुलर के लिए, ठीक है, तो 5G के आने के बाद वही 100 रुपये का पैकेज 5 साल चलेगा। तो आप इकोनॉमिकली उसको अंदाज़ा कॉस्ट इफेक्टिव, पहले ही बात। अच्छा, उसके बाद इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर में, ठीक है, हेल्थ केयर की कनेक्टिविटी तो इस तरीके से 5G पे हो जाएगी कि पेशेंट घर बैठा हुआ है और वो घर बैठे हुए डॉक्टर से पूरी कंसल्टेशन लेगा। अगर उसकी फॉर एग्जांपल वो एक कार्डियक का पेशेंट है तो उसकी सारी मॉनिटरिंग, ECG, वो पैरामीटर्स स्मार्ट डिवाइसेस और सेंसर से सारा कुछ डॉक्टर के पास एज इट इज़ जा रहा होगा। अच्छा, इसी में अगर एडवांस कर दे तो एज इट इज़ वर्चुअल रियलिटी के थ्रू बंदा पूरा बना हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर बैठे हुए और वो चाहते हैं कि ठीक है बंदा बहुत दूर है। आजकल आप ये देखें कि बहुत सारे इलाज बाहर के मुल्कों से होते हैं, पॉसिबल नहीं होता कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इसी तरह बाहर के मुल्कों में भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि जो इलाज फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे वीज़ा इश्यूज होते हैं, लोग जा नहीं सकते फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। 5G ये चीज़ एनेबल कर देगा कि बंदा टोटली वर्चुअली उसके सामने बना हुआ आ जाए और सारा कुछ कनेक्टिविटी और स्पीड की वजह से। कॉस्ट उसकी होगी नहीं, तो उसके जो मसाइल हैं वो किस तरीके से हल हो जाएंगे वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सिर्फ यानी कि आप जब ने बात किया वर्चुअल बंदा आपके सामने आ जाएगा, तो दैट टेक्स अस बैक टू स्टार ट्रैक। जब हम बचपन में देखा करते थे, PTV के ऊपर आता था और बड़े इश्तियाक से बैठा हुआ करते थे कि वो कल मैंने एक बात कही थी
वो बात सेकंड हो रही है कि जब आप कोई ड्रीम देखें तो उसका ऐलान कर दें, बता दें। जब आप बता देंगे तो लोग आप शायद भूल जाए, मगर लोग आपको भूलने नहीं देंगे। किसी को नौकरी पे भी नहीं रखना पड़ेगा, आपको याद कराते रहेंगे और आप वो गोल्स अचीव कर लेंगे। सो इसी तरह से उस वक्त साइंटिस्ट ने भी कहते हैं कि सीधी किसी जो चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की, ड्रीम की, मूवीज़ के थ्रू ये प्रोजेक्ट किया, हमारे दिमाग को उसकी तरफ कायल किया और आज हम वो रियलिटीज़ देख रहे हैं कि बंदा आपके सामने आ जाएगा। फिर हसाम तो बड़ा मज़ा है, आप कोरिया में बैठे होंगे तो हम यहाँ से करेंगे, हसाम हाजिर हो। बिल्कुल। अब ये आप देखें ना कि सबसे पहले एक आंख का विजन होता है ना, ठीक है। कि ऐसे हो जाए। पहले सोचा जाता था उड़ने वाली गाड़ियां हों, अब उन पे भी काम हो रहा है, वो भी बन के आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये जो बंदा सामने आ जाए, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू पूरा बंदा सामने आ जाएगा। तो अच्छा, एक और बात, गाड़ियां बात करेंगी एक दूसरे से। ओह अच्छा जी, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? 5G के थ्रू, इसकी की टेक्नोलॉजी 5G है। अच्छा, गाड़ियां ऐसे बात करेंगी एक दूसरे से कि गाड़ी चल रही है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी एक टर्न पे आ रही है। ये गाड़ी उसको कम्युनिकेट करेगी कि मैं आ रही हूँ यहाँ से या आ रहा हूँ यहाँ से, वो ट्रक भी हो सकता है। और इधर से वो उसको कहेगी ठीक है मेरी ये स्पीड है, आप रुको या मैं रुकूं, डिसीजन ले लो। ठीक इतना है? टाइम होगा? इतना टाइम होगा। इतनी कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन, इतने टाइम और कम्युनिकेशन के लिए फास्ट स्पीड चाहिए जो 5G प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना कि गाड़ियां बोलेंगी एक दूसरे से, ठीक है, और ये तो हो चुका है। ये इस टाइम बहुत सारी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में हो चुका है और इधर भी रिसर्च हो रही है। कनेक्टेड कार्स का पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि गाड़ियां किस तरीके से एक दूसरे से बात करेंगी। साम तो फिर आपने हमारे बचपन की कहानी का भी मसला था कि एक छोटा पुल होता है, 2 बकरियां आमने सामने आ जाती, कहती है मैं तुम्हें नहीं जा रही थी, तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो। हम फिर पास हो गए। वाह, अब वो स्मार्ट बकरियां अब वो हो गई। स्टोरीज बदल जाएंगी, जो हम पढ़ते थे अब बच्चे कुछ और पढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप यही इसी को ले जाएं एग्रीकल्चर में, ठीक, एग्रीकल्चर में पानी देना पड़ता है खुला, जी। ठीक है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, एंटीबायोटिक्स पेस्ट के लिए बहुत सारे। ये 5G टेक्नोलॉजी अनेबल कर देगी पिन पॉइंट, इस जगह इतनी चीज इस मिकदार में जरूरत है, बस उसके बाद वो, और उसका फिर वो बताएगी भी कि क्वांटिटी के बाद ये डालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। वो रिजल्ट भी बता देगी विजुअल इफेक्ट से, ग्राफिक्स से। फॉर एग्जांपल अगर एक पौधा है, ठीक है, वो एक मुरझाया हुआ पौधा है, अगर अब हमें नहीं पता उसको कितना पानी देना, उसको कितनी सनलाइट चाहिए, क्या क्या उसको चाहिए, हम दे देते हैं, या कोई अगर हमें पता भी देता है कि इस मिकदार में देते, हमें आउटकम नहीं पता। 5G पूरी प्रेडिक्शन निकाल के दे देगा इमेज के थ्रू कि ये रिजल्ट आ जाएगा इतने दिन बाद। उसमें वो काउंट करेगा उस एनवायरनमेंट को भी, ह्यूमिडिटी लेवल को भी, और उस मिट्टी का जो मिनरल्स हैं उनको भी, और जो पौधे की अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको भी। एग्जैक्ट, अमेजिंग, वो सारा कुछ वर्कआउट वो करेगा। सब कुछ वर्कआउट करके इमेज दे देगा। इमेज दे देगा कि ये पौधा 10 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। वाह, ठीक है। एक तो फिर कुदरत होता है, उसको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये एक दिमाग की है कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह इनकलकेट हो रही है हर चीज़ों में। हाँ, वैसे बड़ी मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात है कि 4G पे अब हमें सिर्फ ये होता था कि अच्छा इंटरनेट, इससे आगे चले कोई 5G आ भी जाना था तो हमारे माइंड में ये था कि चले इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें हैं, ये तो वैसे वो जब हम बात कर रहे थे ना, अक्सर हमारा के सेगमेंट में भी हम कहते हैं दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या से क्या होगा, इसके बाद कितना ड्रास्टिक चेंज होगा। सो ये गाड़ियाँ बोलेंगी आपस में, इस पर आपने बताया कि ऑलरेडी भी काम होता जा रहा है और वो काम हो रहा है अभी। लेकिन इसके अलावा साथ साथ जब कोई नई चीज़ आती है तो उसमें साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही होती हैं। सो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से क्रिएट हो रही हैं अभी? ठीक है, इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो मैं अभी एक स्लाइड भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफली बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये एक एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह देखते हैं कि ज़रूरी नहीं उस बंदे ने डिग्री ली हो। कैरियर अपॉर्चुनिटी का मतलब है लेमैन भी हो उसके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, जिसने डिप्लोमा किया उसके लिए भी हो, जिसने डिग्री लिया उसके लिए भी हो, PhD किया उसके लिए भी हो, हर तरह की अपॉर्चुनिटी हो। उसमें बहुत सारे स्किल सेट छोटे छोटे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन रूम है, प्रोडक्शन रूम में बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं हर तरह के बंदे की, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वो स्किल सेट सिखा दिया जाता है तो वो कैमरा से हटकर उस दूसरे स्किल सेट पर लग जाते हैं, क्योंकि 5G कैमरा कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देगा। अच्छा, 5G सारा कुछ खत्म कर देगा, वो टोटली एक वर्चुअल सिस्टम पर ले आएगा। वो कैसे, जरा समझाएं। वो ऐसे कि ये सेट है पूरा, ठीक है, ये सेट है और इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं,
एट अ टाइम। भी वर्चुअल हो जाएंगे, फिर सेट्स वर्चुअल हो जाएंगे, आपके इमेजेस वर्चुअल हो जाएंगे, आपके इमेजेस वर्चुअल हो जाएंगे, जो इनके जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं, जो वर्क फोर्स है वो वर्चुअली घर से भी काम कर सकती है, वो वर्चुअली घर से भी काम कर सकती है, प्रोडक्शन रूम्स वर्चुअल हो जाएंगे, पूरी वर्चुअल रियलिटी की तरफ सारा सिस्टम जा रहा है। क्या कोविड ने ये सब सिखा दिया या ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो रहा था? क्योंकि ये जो वर्चुअल का कॉन्सेप्ट है ये तो एक्चुअली कोविड से स्टार्ट, तो हम क्या इतने अब यूज्ड टू हो गए कि क्योंकि मेरे से तो इमेजिन नहीं लाइक रस्मीना सेड के वर्चुअल पे काम आज से को 25 साल पहले तो हमने सिरोज सिनेमा पिंडी में वहाँ पर मूवी भी देखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पैसेंजर 57, तो ये स्टार ट्रेक से बात कर रहा हूँ, इट्स बीन एजेस दे वर वर्किंग ऑन दैट। कोविड में अगर इनकी बात करूं तो कोविड की वजह से वर्चुअल एनहांस हुआ है, कॉन्सेप्ट पहले से था, और उस पर ये जो वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट है इस पर तो पहले से 2018, 17, 16 में काम हो रहा था 5G को इसके साथ। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो ये कि लेट्स सपोज आपने कहा कि सब वर्चुअल हो जाएगा और ये घर बैठे, वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी। हाँ, मतलब आप घर बैठे काम सब कुछ, अब लेट्स सपोज एक सेटअप ही खत्म हो गया, एक मतलब बहुत सारे लोग हैं डेफिनेटली जो टेक्निकल काम कर रहे हैं, यहाँ पर कैमरामैन हैं, जो आपने कहा कि कैमरामैन की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको कैमरास की ज़रूरत ही नहीं होगी। सो बेसिकली जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो तो ये है कि जो ऑलरेडी जिनके पास जॉब्स हैं वो तो ख़त्म हो रही हैं इसके, अगर इस कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सो अब वो किस तरह से जो है मोल्ड कर सकते हैं, वो किस तरह से मज़ीद जो है इसके आगे, मतलब क्या उनकी कोई क्या रिप्लेसमेंट्स आ जाएंगी या क्या होगा? उनकी रिप्लेसमेंट्स नहीं आएगी, उनकी एक्सटेंशन आ जाएगी। ठीक, वो ऐसे कि एक कैमरामैन है, ठीक है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको एक एक्सपीरियंस है, उनको जो 5G का एलिमेंट है स्किल सेट वो सिखा दिया जाएगा। वो सिखाया कैसे जाएगा? शॉर्ट ट्रेनिंग्स होंगी, शॉर्ट कोर्सेज होंगे, वो उनका सिखा दिया जाएगा कि ठीक है आप पहले इस चीज़ को ऐसे ऑपरेट करते थे, अब आपने इसको ऐसे ऑपरेट करना है, बस। अच्छा, मेरा इस पे ये पॉइंट था कि दोनों पॉइंट्स पे आता हूँ, जैसे ये बात कर रही थी कि हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वी आर सोशल एनिमल, कि वह ह्यूमन एलिमेंट होता है, आमने सामने हम बैठे होते हैं, तो क्योंकि हम तो उस दुनिया के रहने वाले हैं कि जहाँ पर हम ये समझते हैं कि इंसान जब आमने सामने बैठा होता है तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आती है, नेगेटिव अपनी जगह होती हैं, मगर बड़ा हीलिंग होता है एक दूसरे के सामने बैठना। जब हम वर्चुअल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हार्श रियलिटी हमें से एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो उसमें अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि मेडिसिन की फील्ड में, एग्रीकल्चर में, उसमें लॉयर्स जो होंगे, उसमें आप जो कोर्ट में जैसे भी पाकिस्तान में भी हो रहा है कि होता है, तो वहाँ पर इनका सवाल बड़ा वैलिड, इस पर मैं खुद ही फोकस करता हूँ कि आगे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और जब ये जो साइंटिफिक मेथडोलॉजीज आ चुकी थी, तो जो आपकी जो खासकर जो स्किल्ड लेबर नहीं होती उसके लिए बड़े इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं, तो आपकी वो बहुत बढ़ गई थी अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर आप आते हैं तो आपको ये स्टूडियो भी नहीं ज़रूरत, इसका मतलब है कि जो आपकी जो मैन पावर लगती थी स्टूडियो पे जो मेंटेन करती है, दे आर आउट ऑफ द सीन। जो कैमरा के पीछे होते थे, जो सपोर्टिंग स्टाफ था, दे आर आउट ऑफ द सीन। जो स्टूडियो में बैठे हुए, दे ऑल आर आउट ऑफ द सीन, ओनली 2 or 3% कैन रन द शो। सो वो जो लोग हैं, खैर वो आपसे रिलेटेड सवाल तो नहीं बनता है, उस पर हम इंशाल्लाह अलग एक शो रखेंगे। तो अब ये जो स्किल सेट हासिल करने हैं, सभी ने बहुत पहले आपसे एक सवाल किया था, तो मैं पहले थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, पाकिस्तान में कब तक इस टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, और अभी आप क्या गाइड करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या पाकिस्तान में कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं कि स्टूडेंट्स उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें? सबसे पहले कि आपने कहा कि फिजिकली एक एनवायरनमेंट अच्छा होता है, बंदे जॉगिंग के लिए जाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, डिप्रेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना 5G, ये आपको बाउंड नहीं कर रहा कि आप फिजिकली ना आए, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है कि एक नया स्टार्टअप है, एक वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर वो इस एनवायरनमेंट से फ़ायदा उठा लेता है तो उसको तो इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है। सेकेंडली जो आपने कहा कि ये जो बहुत सारे लेबर, अच्छा अज़ाम, इतनी इंटरेस्टिंग आप बात करें, मगर इस बात के ऊपर एक सवाल मेरे ज़हन में है तो मैं चाहूंगा कि आपसे बात करें, लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, देखते हैं राइजिंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात को आगे लेके चलेंगे। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान। हम बात कर रहे थे 5G टेक्नोलॉजी की, हम बात करते थे वर्चुअल रियलिटी की, कि आप इधर ऐसे करेंगे और बंदा आपके सामने हाजिर हो जाएगा, तो हमने कहा आपको हम प्रैक्टिकल दिखा दे। इधर हमने ऐसे किया और पीटीवी स्पोर्ट्स से गेम ऑन है, शहजाद खान यहाँ पर हाजिर हो गए।
सरप्राइज नहीं, हकीकत बता रहे हैं। देखें मेरे सामने बैठे हैं शहजाद खान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने के लिए, और जितने भी लोग देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, जी आयानू, पखैर आगले, निहाओ, चुनशुमे, वशमले, ओहायो गुजाइमस, गुटे मोगन, ओला बोयोर, प्रीवियत, कैफा हाल, हाल शुमा चतोरे, आहलन वसालन मरहबा, बूना, मुचो, ग्रासिया, स्वाबिया, भल्ली कराया, होश गैल दिन, अनायो हसायो, एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में हम दोनों उठ के चलते हैं, टाटा बाय बाय। नहीं, मैं भी कुछ कह रहा था, बोयो। आपने क्या बोला है? मैंने मुख्तलिफ जुबानों के अंदर बहुत सारे लोगों को सलाम करने की कोशिश की है, उनको कहा है सुबह बखैर, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, और ऐसा ही होना चाहिए। मुझे लगता है जैसे ही आप सुबह सुबह उठे सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें, और उसके बाद जितने आसपास लोग हैं उनको पॉजिटिव वाइब दें, उनको रीच आउट करें, उनको बताएं कि यार हम इधर ही हैं, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपका दिन अच्छा गुजरना चाहिए। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसे ही, जिंदगी ऐसे ही होना चाहिए। सुबह सुबह हमारी कोशिश भी होती है कि हम खुशियां बिखेरें और जितनी पॉजिटिव वाइब्स ऑडियंस को दे सकते हैं राइजिंग पाकिस्तान की, हम उनको दें। और माशाल्लाह जिस तरह आपने आके अब सलाम कर इतनी सारी जुबानों में, तो लोग भी कनेक्ट करेंगे। जुबान कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत जरूरी भी होती है। आप वही कह रहे थे ना कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और ग्लोबल विलेज को तो आपने सलाम पहुंचा दिया है। अच्छा, गेम ऑन है जी, गेम ऑन है। आज क्या सीन है भाई, क्या क्या देखने को मिल रहा है? बड़े मुश्किल स्पॉट पे आपने मुझे डाला, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो राशिद भाई लेजेंडरी क्रिकेटर है, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विकेट कीपर बैटर, उनके पास क्रिकेट की जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है ना, वो एक डिफरेंट लेवल के ऊपर है। मैं बहुत सारे और प्लेयर्स के साथ मिला हूँ, काम भी मैंने किया है, लेकिन जो राशिद भाई जिस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, गेम को फोरकास्ट करते हैं, हालांकि वो कैमरे के सामने कभी नहीं बोले आज तक कि मुझे ये लगता है कि इस तरह से हो जाएगा, लेकिन 99% ऑफ द टाइम जो कैमरे के पीछे उन्होंने मुझे जो बातें की हैं वो अक्सर ऐसे ही हुआ है। तो अगर क्रिकेट की हम आज की बात करते हैं, आखिरी दिन है, पहला टेस्ट मैच, पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका, शुरू से लेके चलूं या आज के दिन की बात करूं? आज के दिन की मेरे ख्याल में बात करते हैं, क्योंकि नाज़रीन जो भी देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा हुआ उनके लिए थोड़ा शुरू से भी बेहतर होगा। तो श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसका मतलब था कि चौथी इनिंग्स में हम बैटिंग कर रहे होंगे और थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन होती। तो पहले उन्होंने 222 रन बनाए श्रीलंका ने, उसके बाद 218 पाकिस्तान ने बनाए, जिसमें क्रेडिट जो है वो बाबर आजम को जाते हैं। 119 उन्होंने बनाए, सेंचुरी बड़ी अच्छी बनाई उन्होंने। और जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका स्टैंड था, वैसे ही स्टैंड श्रीलंका में भी रहा। उसकी वजह ये थी क्योंकि हमें चाहिए थे, क्योंकि यके बाद दीगर विकेट्स गिरना शुरू हो गई। हमारी टीम के साथ ये अलमिया रहता है, डोमिनो इफेक्ट नजर आता है, एकदम से एक आउट होता है साथ ही बाकी भी आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें लग रहा था शायद कहीं मुश्किल होगी। वो ऑन दी अदर एंड हुआ ये कि स्लोअर पिचेस थी, टर्निंग पिचेस थी, उनके ऊपर श्रीलंका ने बड़ी प्लानिंग की हुई थी पाकिस्तान के लिए, तगड़ी प्लानिंग। उन्होंने 3 अपने स्पिनर्स खिलाए, उसके बाद 1 पेसर को खिलाया, जिसको साथ मेजरली उन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं किया। तो अगर हम श्रीलंका के फिगर्स देखते हैं तो 88% वो उन्होंने स्पिन के ऊपर रिलाई किया, 12% उन्होंने पेसर के ऊपर रिलाई किया। लेकिन जहां पे हमारी 4th इनिंग्स की बैटिंग शुरू हुई, मेरा ख्याल है वहां पे अब्दुल्ला शफीक की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक और टेस्ट सेंचुरी अपनी मुकम्मल की, और ये वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बहुत जल्दी डेब्यू करा दिया गया था, जिसका राशिद भाई बताते हैं कि जो सहरा है वो मिसबा भाई को जाना चाहिए। सो आई थिंक अब्दुल्ला इज स्टिल ऑन द क्रीज टू एज वेल, लेकिन इमाम चले गए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि श्रीलंकन्स ने अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम भी खेला, जिस तरह से इमाम को वापस उन्होंने भेजा, मुझे नहीं लगता था कि वो होना चाहिए था, लेकिन एज पर रूल्स वो वैसे ही था। लेकिन उसके बाद जब इमाम चले गए वापस, तो फिर बाबर आए। बाबर ने एक और 22वीं मेरा ख्याल है गालबन हाफ सेंचुरी की, जो बाबर शायद इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हाफ सेंचुरी जब शेर के मुंह को खून लग जाता है तो फिर वो छोटे नंबर से खुश नहीं होता। हम भी खुश नहीं हो गए। और सर होता भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान में जब से अब बाबर आजम हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि इससे अच्छी फाइंड आज तक नहीं थी। इतना टैलेंटेड, अमेजिंग, जो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स नंबर 5 हो, यानी वनडे T20s में आप नंबर 1 बैटर है, और जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो आप नंबर 4 के ऊपर है। मुझे लगता है बहुत उम्दा है। अभी आज चौथे दिन का आगाज होना है, इनफैक्ट 5वें दिन का आगाज होना है। हमें 120 रन चाहिए, 222 रन हम बना चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि नीचे डेब्यूटान सलमान अली आ गए हैं, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके बल्ले के साथ, इवन दो बॉल के साथ भी बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके। उनको ऑफ स्पिनर समझा गया था, ब्रेक हो रही उनकी बॉल लेकिन ऑफ स्पिन नहीं लग रही, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है। उसके पीछे नीचे आते हैं तो नवाज है हमारे पास, और नीचे आते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, नसीम शाहीन, यासिर शाह।
तो क्या आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका फोर्टे जो है वो बॉलिंग है। तो अगर गॉड फॉरबिड आज रिजवान, हालांकि रिजवान की चौथे दिन की इनिंग जो है उसकी एवरेज अबव 90 है, अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो वो 70 है, पहले दिन की बात करते हैं तो वो अबव 30 है। तो मुझे लगता है आज रिजवान भी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अगेंस्ट स्पिनर्स थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा क्रीज के आगे पीछे होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा मौका नहीं देते, क्योंकि अगर हम श्रीलंका के पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्रभत जयसूर्या जो है, जिनका अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू हुआ, मेरे ख्याल से 12 विकेट उन्होंने सर तब ली, 2-5 विकेट हॉल्स तब लगाए। अभी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने पंजा लगाया है, और कल बाबर को भी उन्होंने वापस भेजा। हालांकि बाबर ने जयसूर्या को काफी पनिश करने की कोशिश की, बट स्टिल हम पाकिस्तानी होते हुए कोशिश ये करते हैं कि पाकिस्तानी की बात करें। आपके शो पे तो मैं यही बात करूंगा, क्योंकि जब मैं गेम ऑन करता हूं तो हर टीम जो अच्छा खेल रही होती है उसको सपोर्ट करना पड़ता है। सो श्रीलंका बेस्ट ऑफ लक, एंड पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये 119 पे खेल रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, तो आई वाज वंडरिंग 22 इयर्स ओल्ड बॉय, और इनकी जो टेस्ट एवरेज है दैट इज इस टेस्ट से पहले 68.35 थी ऐसे ही। एंड आई एम वंडरिंग कि पाकिस्तान में शायद रिकॉर्ड, हाँ खड़े रहे, डबल सेंचुरी करें, इसको टन्स ऑफ रन्स बनाएं और पाकिस्तान को कामयाब करें। और अगर आज पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान में गालिबन चौथा टेस्ट ऐसा होगा जिसमें 300 प्लस रन्स चेस करके पाकिस्तान जीत रहा होगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये है जी आज की सिचुएशन। हमने सोचा कि शहजाद को यहाँ बिठा के अब दूसरों से सवाल कर रहे होते हैं ना बैठ के, आप बताएं तो मैंने कहा आज आप बताएं, यहाँ पे आए बैठे हो, हमारी ऑडियंस को बताएं, क्रिकेट लवर्स को, क्योंकि बड़ा शौक होता है जानने का कि प्रेडिक्शंस का हर कोई प्रिडिक्ट ही कर रहा है। राशिद भाई मना करते हैं हमेशा, एक तो मेरे उस्ताद भी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, डॉक्टर नुमान नियाज हो गए, राशिद लतीफ साहब हो गए, या शुएब अख्तर साहब हो गए, बहुत सिखाते हैं। कभी भी उन्होंने प्रेडिक्शन के हवाले से बात नहीं की। उन्होंने कहा जब भी बात करो मैच के बाद बात करो, किसी भी खिलाड़ी के बारे में बात करो तो मैच के बाद करो, ताकि फिगर्स जो आ गए वापसी का रास्ता हो। वो हमेशा ये कहते हैं कि वापसी का रास्ता होना चाहिए आपके पास। हाँ, फिर क्या फायदा, वो तो पता है आपको, आपकी जो हो चुका है आप उससे बात करें, जो होने वाला है ये पीछे की हकीकत बता दो आपको। एक हकीकत तो हम बात करेंगे, मगर एक बात तो है जी जी जी, यासिर कल जब एक बॉल की है एंड दे आर क्लेमिंग बॉल ऑफ द सेंचुरी, You were sitting there, you were शेन वॉर्न अच्छा है, उन्होंने हमें शेन वॉर्न की याद दिलाई, लेकिन शेन वॉर्न की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा आउटसाइड लेग स्टंप से बॉल कराते थे और वो ऑफ स्टंप पे आके बेल्स को हिट करती थी। वो बात आपकी अपनी जगह पे है। यासिर ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो अब सेकंड नंबर पे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। इनसे ऊपर सिर्फ दानिश किनेरी रह गए हैं। यासिर इज एट 267, अब्दुल कादिर साहब थे इससे पहले जिनकी 266 विकेट थी, क्वाइट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट। लेकिन मुझे लगता है यासिर के कुछ फिटनेस इश्यूज हैं, जहां पे हमने श्रीलंका के बॉलर्स को भी लास्ट डे थकते हुए देखा थोड़ा सा, क्योंकि उनकी भी प्लानिंग अब यहाँ पे आके मुझे लगता है कि बाबर की प्लानिंग बेटर थी कि हमने पेसर्स और स्पिनर्स का एक मिक्स खिलाया। उन्होंने सिर्फ रिलाई किया स्पिनर्स के ऊपर जो थक चुके हैं, उनसे उस लाइन लेंथ पे बॉल नहीं। थैंक यू सो मच शहजाद। हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे बिठाएं और आपसे जल्दी पूछे कि मैच की क्या सिचुएशन है आज। बहुत शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान में आने के। अच्छा लगा। फिर आप जब दोबारा आएंगे गेम होने के लिए, फिर हम आपको दोबारा ऐसे खींच के ले आएंगे कि बैठे इस येलो सोफे पे हमसे बात करें। थैंक यू सो मच जी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आया, क्योंकि हम जो 5G की बात कर रहे थे कि 5G जो है वो दुनिया बदल देगी, अभी जो है हसाम ने बैठे बैठे बताया कि जो हमारा स्टूडियो है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं तो बड़ी परेशान हो गई। परेशान ना हो, आज तो विश करें पाकिस्तान को जीतने की। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को भी हम विश करते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद जो बात होगी वो ये कि क्या 5G की वजह से क्रिकेट स्टेडियम पे भी कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो क्रिकेट की गेम कैसे ऑन होगी, और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान को हम गुड लक कहते हैं और इंशाल्लाह जो है वो विक्ट्री का हमें इंतजार है कि हम बैठकर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। ब्रेक पे चलते हैं जी, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान। 5G के तो मौज से हम आपको दिखा रहे हैं इंसान को रब ताला ने अपना नायब तख्लीक किया और इंसान क्या क्या मौजे दिखा रहा है वो तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ब्रेक पे गए, पाकिस्तान को हमने विश किया इंशाल्लाह विल हैविंग अ गुड डे टुडे, क्रिकेट बड़ी अच्छी होगी आज, वो तो देखेंगे हम साथ साथ। मगर जो 5G टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे तो हसाम ताहिर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे बात हो रही थी। एक जगह पे हमने कनेक्शन तोड़ा था, वहीं से कनेक्ट करेंगे। हमने कनेक्शन तोड़ा था जहाँ पे कि जब 5G टेक्नोलॉजी की हम रियलिटीज़ की हम बात कर रहे थे तो उसके ऊपर आप कुछ कमेंट्स कर रहे थे, तो वहीं से फिर इसको जोड़ते हैं। जो अभी स्टेडियम की बात हुई, क्रिकेट की बात हुई, जी जी, तो इस जगह पे कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं 5G की।
कि कुछ चीज़ें इरिप्लेसेबल होती हैं। अब जैसे क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलेंगे, उस जगह 5G तो नहीं यूज़ हो सकता। ठीक है। सिमिलरली जहाज़ पर अगर पैसेंजर ट्रैवल करेंगे तो वर्चुअल बंदा तो नहीं जा सकता ना, Agreed. बंदे ने तो खुद ही जाना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उनको नेचुरल ही रखा जाता है, उनके साथ ना रद्दोबदल किया जाता है उसमें और ना हो सकता है। सही। तो जैसे अभी क्रिकेट की पूरी बात की, तो अगर कोई बैट्समैन है तो वो वर्चुअली तो नहीं खेल के छक्का मारेगा और वो का सारा कुछ होगा। इसी तरह अगर हम इस थोड़ा सा आगे मूव करें कि ठीक है 5G की लिमिटेशंस है, लेकिन लिमिटेशंस को फोकस कम किया जाता है। ठीक है, अगर हम इस टाइम कैरियर पाथ की बात करें जी जी। तो कुछ स्लाइड्स हैं, अगर वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, उसमें एक पूरा सिनेरियो होगा कि कैरियर पाथ किस तरह 5G को लिया जाए, लेकिन उससे पहले उसकी एप्लीकेशंस होंगी कि ये एप्लीकेशंस किस तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है। ठीक है, तो अगर वो स्लाइड्स डिस्प्ले हो जाए तो उसके उसमें ये हम स्लाइड्स हम- लाते हैं, बिल्कुल जी, स्लाइड्स उसमें हम लाते हैं, देखेंगे, स्लाइड्स को डिस्कस उसमें करते हैं। सारा सिनेरियो देखेंगे कि किस तरीके से 5G इनकलकेट कर रहा है, और फिर एंड पे हम लिमिटेशंस की भी बात करेंगे कि 5G से रिलेटेड जो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स और बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जी जी। वो किस तरह। Slides अच्छा, भी अगर है। हम सेकंड स्लाइड पहले दिखाएं और उसको फिर बाद में दिखा दें। अब आप ये देखें 5G का फ़ायदा कि पहले जो कॉस्ट थी एक साल की, वो कितनी थी, और अब 5 साल की कॉस्ट कितनी है। पहले 1 साल की कॉस्ट थी तकरीबन, अगर ये फॉरेन पब्लिकेशन से ली गई है तो 10 सेंट्स थी पर गीगाबाइट, लेकिन अब वही 1.3 सेंट पर गीगाबाइट फॉर 5 ईयर्स हो गई है। कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। अगर हम थर्ड स्लाइड पे चले जाएं, नेक्स्ट स्लाइड पे, ये कनेक्टेड कार्स हैं, गाड़ियां बोलेंगी कैसे। ठीक है, Alright. ये सारा सराउंडिंग है कि गाड़ियां इस तरीके से बोलेंगी कि एक गाड़ी दूसरे से कम्युनिकेट करेगी लेन चेंजिंग पे। इसी तरह लेन चेंजिंग के बाद आगे टर्न आ रहा है, टर्न होना है, ब्रेक लगानी है, उस जगह ब्रेक लगा ली जाए। तो हर एक एस्पेक्ट शेयर होगा एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पे 5G के थ्रू। अच्छा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं, अब आप ये देखेंगे एक डॉक्टर एक सर्जन है फॉर एग्जांपल, ये वर्चुअल रियलिटी के थ्रू पता नहीं किस जगह दूसरा पेशेंट बैठा हुआ है, उसके थ्रू सारे काम वो कर रहा है। ठीक है। ठीक है, ये सारे काम वो कर रहा है। सिमिलरली एक सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर है, वो भी सारे काम 5G के थ्रू वर्चुअली हैंडल कर रहा है। ठीक है। Good. अच्छा, इसमें बहुत सारे सवालात आप लोगों के जो आपने पहले पूछे थे कि बहुत सारी लेबर काम हो जाती है और ये इश्यूज आते हैं, वो मैं अभी बाद में एड्रेस करता हूँ। Alright. ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएं, वो इस टाइम जो कैरियर पाथ से रिलेटेड है, ये वाली। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, उसके पास दो पाथवे हैं। एक तो वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो अंडर ग्रेजुएट में, और एक उसने इंजीनियरिंग कर लिया तो वो ग्रेजुएट में है। ठीक है, अब ग्रेजुएट के लिए एक स्किल सेट उसको जो चाहिए, वो जो मेन प्री रेक्विजिट स्किल सेट होता है 5G के लिए, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज, क्लाउड का नॉलेज और साइबर सिक्योरिटी। क्लाउड एक अलग टॉपिक और साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन इनके जो सर्टिफिकेशंस हैं अगर वो बहुत ही बेसिक अवेलेबल हैं, वो अगर कर दी जाए तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है कि 5G को एज ए कैरियर पाथ लिया जा सकता है ग्रेजुएट में। सिमिलरली अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ 5G आनी चाहिए एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को, कि वो किस तरीके से चीज़ों को बना सकता है और किस तरीके से उसको लेकर चल सकता है। ये टोटल कैरियर पाथ है, और इसमें जो इसकी मार्केट है वो 4.6 मिलियन जॉब्स नई क्रिएट होंगे इन कमिंग डेज, In फ्यूचर coming में आप days, in फ्यूचर future में। फोरकास्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो किया था कि डेवलपिंग नेशंस की तो हम बात नहीं करते, मगर जो डेवलप्ड नेशंस हो चुकी हैं, तो 5G प्रैक्टिकली हमें कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है और कब तक हम इसकी नवीद सुनेंगे पाकिस्तान में? ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ पाकिस्तान को आप ले लें, पाकिस्तान में जो स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं वो उसी तर्ज पे बन रहे हैं अच्छा। जो डेवलप्ड नेशंस में है। सिर्फ उसमें यह है कि उधर 5G आ गया और इधर 5G आना है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट कैमरास होते हैं, हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है। इसी तरह उसमें स्मार्ट होम्स होते हैं, एक बंदा अंदर जाएगा तो वो कहेगा ओपन द डोर, डोर ओपन हो जाएगा, क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, स्टार्ट, वो उसमें इश्यूज में बहुत सारे क्रिएट हो मुझे याद जाते है, हैं। मैं इसलिए मैं हंसी हुई हूँ कि वो आजकल वीडियो भी आ रही होती है ना स्मार्ट हाउसेस की, और वो एक शिप वाला भी आई होप कि सबने देखी होगी वीडियो, काफी वायरल हुई है, स्मार्ट शिप जो थी। सो वो तो उसमें अब मुझे वो लोग फिर उसको देते हैं ना हैशटैग करके लगाते हैं कि रिच पीपल प्रॉब्लम, वो कंफ्यूजन जो आ जाती है, वो एक सॉन्ग लगना शुरू हो जाता है, वो खुद ही सारा कुछ Exactly. ऑटोमेटिक हो जाता है। वो इश्यूज अपनी जगह है, लेकिन इसके फिर जो अगर एडवांटेजेस देखे जाएं तो वो इतने बड़े होते हैं कि लिमिटेशंस को कवर अप कर ही लिया जाता है। अभी देखें 4G LTE में भी बहुत सारे इश्यूज थे
रेडिएशन एक्सपोजर के मसाइल उस टाइम आए, ठीक है, बहुत सारे इस तरह की मिथ्स थी कि एरोप्लेन को वो डिसरप्ट करेगा। लेकिन आज 4G आप लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, हर बंदा बड़े ही आसानी और मज़े से यूज़ करता है कि ठीक है जी 4G है ना, आराम से वो यूज़ करता है, बहुत ही इकोनॉमिक। अच्छा आपने नोट किया होगा 3G के टाइम पे उसके पैकेजेस कम सस्ते होंगे, 4G के ज़्यादा सस्ते होंगे, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें 5G, क्योंकि 5G ना टोटली ये जो पहली 4 जनरेशन है इनसे डिफरेंट है, बिल्कुल ही एक न्यू रेवोल्यूशन उस पर। अच्छा ये बताइएगा, जहाँ पर बात होगी है मेडिसिन की बात होगी, एग्रीकल्चर की बात होगी, इंजीनियरिंग की बात होगी है, अब उसके बाद हम आते हैं कि जैसे पाकिस्तान माशाल्लाह हम काफ़ी एडवांस हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी हमारी पाकिस्तान की और डूइंग अ मार्वलस जॉब पूरे पाकिस्तान में। पूरा उनको एक चैनल मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ, उस चैनल से वो पाकिस्तान में एजुकेट कर रहे हैं। तो फिर हम क्या फ्यूचर में ये भी देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका टॉप ऑफ द वर्ल्ड नाम है, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की बात करें, हार्वर्ड की बात करें, येल की बात कर लें, MIT की बात कर लें, तो क्या हम उनके साथ भी फिर वो भी इस तरह के प्रोग्राम्स ऑफ कोर्स देंगे कि वर्चुअली हम यहाँ से उनके साथ कनेक्टेड हों, पूरे क्लासरूम के माहौल को एंजॉय कर रहे हों, कि हम सारे स्टूडेंट्स वर्चुअली वहाँ बैठे हों फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब और हम उस लेक्चर को एंजॉय कर रहे हों, सीख रहे हों, ऐसा है? वो ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं वर्चुअली। I mean, लेकिन जो आपने virtually बात बैठे की है हैं सारे, ना, हाँ। वो 5G एनेबल होने के बाद हो जाएगा, होगा क्योंकि देखें ना ये तो ऑलरेडी। क्या मैं उससे बात करूंगा, हेलो मिस्टर शीपिंग कैसे हैं आप, तो वो आगे से रिस्पॉन्स करेंगे, बिल्कुल वो बिल्कुल नेचुरल हो। अच्छा। और उसमें यही है ना जो मेन चीज़ है कनेक्टिविटी की, ठीक है, कि कितनी अच्छी स्पीड है, रिलायबिलिटी कितनी है। अभी आप ये भी तो देखें, एक और इसमें इधर सवाल पैदा होता है, आप आ गए या मैं आ गया और वो डिसकनेक्टिविटी होगी तो बंदे की शक्ल भी अजीब सी होना शुरू होगी और वो भी कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, अचानक इसको क्या हो गया और फिर गायब हो जाए। तो वो इश्यूज भी है, लेकिन रिलेटेड टू स्पीड बिल्कुल वो 5G सब इसको कंपनसेट करेगा। सही करेगा, स्पीड होगी, डाटा भी उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। अच्छा डाटा की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आजकल डाटा का भी बहुत इशू है। बहुत डेवलपिंग नेशंस में तो फाइल्स होती हैं हार्ड फॉर्म में, लेकिन ये है कि डेवलप्ड नेशन में अब इस टाइम तो डेवलपिंग नेशन भी बहुत ऊपर चली गई डाटा में, लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर फ़ोन की स्टोरेज भर जाती है और ये इश्यूज आ जाते हैं। तो ये लो पावर IoT डिवाइसेस 5G लाएगा, जिसकी बैटरी 10-10 साल तक चलने के चांसेस हैं जी। मतलब एक दफा चार्ज की 10 साल चलती एक दफा रहेगी? चार्ज की लो पावर IoT डिवाइसेस इनको कहते हैं। IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। इसकी प्रिडिक्शन है कि वो इतनी लो कैपेसिटी लेगा कि 10-10 साल तक उसकी बैटरी चलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो यही होता है ना कि 5G से सिर्फ ये इसका फायदा नहीं है कि वाईफाई की स्पीड बढ़ गई है, वो एक होलिस्टिक ओवरव्यू, होलिस्टिक एडवांटेज हर चीज़ में दे रहा है। एक और बात, डाटा की हमने बात की और इसकी जो ये स्मार्ट डिवाइसेस की बात की, तो इसमें जो एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है माइनिंग का। ठीक है, जो माइनिंग होगी वो भी कनेक्टेड माइनिंग होगी। ठीक है, इसमें वो ऐसे कि हर चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जब वो कनेक्ट हो जाएगी तो हर चीज़ जो ऑपरेशन उसका हो रहा होगा, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, हर चीज़ वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेट हो जाएगी, वर्चुअली भी। ठीक है, अच्छा माइनिंग ये नहीं कि जो ट्रैक्टर जा रहा है या वो खुद काम नहीं करेंगे, वो खुद ही करेंगे, लेकिन जो ऑपरेशन हो रहा है बैक एंड पे और बहुत हद तक ऑटोमेट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक बात करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। अब अगर आपने माइनिंग की बात की है, लाइक हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज से वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, मगर क्या होता है कि हमें सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हमें देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हमारे पास ज़खायर पड़े हुए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इतना आगे ले चली जाएगी कि हमें पूरे ज़मीन के बैकस्ट्रेस मिल जाएंगे, पता लगेगा कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में अगर वो पौधा खिल सकता है तो ये भी पता लग जाएगा कितनी क्वांटिटी में हमारे पास आयरन ओर है, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास लिथियम है, कितनी क्वांटिटी में हमारे पास जो भी मिनरल्स हैं। सो दिस इज़ वी आर गोइंग टू सी इन कमिंग डेज इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच, आप आए। इट्स ऑलवेज अ ग्रेट लर्निंग टाइम होता है, सेगमेंट होता है जब हम आपसे सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप कोई देखते हैं तो हमारी जो यूथ है वो हमें उस जगह पे ले आई है कि हम यूथ से सीख कर हम बहुत खुश होते हैं। वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू जी सभी। और मैचिंग भी हो जाती है, मैचिंग भी हो जाती है, वो 5G के थ्रू कनेक्ट हो गया ना। 5G नहीं आया लेकिन मैचिंग हो जाती है। शर्ट तो शर्ट, पैंट्स भी मैच हो जाती है ना, सर से पांव तक। और नहीं, हम तो नेबरहुड भी मैच हो जाती है। अच्छा, सब सारी फ्रीक्वेंसीज में बहुत फ्रीक्वेंसीज ना। वे हार्ले स्ट्रीट रावलपिंडी बड़ा एक रिच एरिया, आपको पता है किस लिहाज से, टैलेंट के लिहाज से। नादिया खान पाकिस्तान टेलीविजन से वहीं से थी, फिर हमारे जो हैं बहुत से नाम है जो मैं बताना शुरू करूं तो वो खत्म ही नहीं होगी, इतनी बड़ी लिस्ट है। और चलते हैं फिर एक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं,
आपने हमें टाइम दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी ये गाइडेंस का सबब बनता है कि अपने बच्चों को किस तरफ हम लेके चले और बच्चों की जरूर सुने और बच्चे भी बुजुर्गों की जरूर सुने। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे और आपका फेवरेट सेगमेंट सोशल मीडिया सेगमेंट लाएंगे। मगर 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 फिक्र ना करें, हम आपको पाकिस्तान की सैर कराते हैं ना, तो मैंने सोचा सरप्राइज देते हैं ना 5G के साथ। तो आज हम पाकिस्तान की आपको सैर कराएंगे। मेरी मनपसंद जगह है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की मनपसंद जगह है। वहाँ की दस्तकारियाँ भी बड़ी मशहूर है और रिच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी है। जी मैं बात कर रहा हूँ स्वात की। तो चलते हैं, आप स्वात को चलते हैं। मेरा दिल कर रहा है कि ब्रेक है तो स्वात प्रैक्टिकली भी जाएं जल्दी जल्दी और फिर वापस। चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं पाकिस्तान। आप भी देखें, हम भी देखते हैं। गुजरे अहद का अफसाना सुनाती ये सरजमीन सदियों पुरानी तहजीब की अमीन है। दुनिया में वादी स्वात के नाम से पहचानी जाने वाली इस धरती की तारीख अपने दामन में अहद रफ्ता के बहुत से राजों को समेटे हुए है। मलकन डिवीजन धीर चतराल का गेटवे भी है और यहीं से वादी स्वात के लिए भी रास्ता निकलता है। मलकन से ही वादी स्वात के हसीन नज़ारों का भी आगाज हो जाता है। अंग्रेजों के दौर में यहाँ पॉलिटिकल एजेंट की रिहाइशगाह भी हुआ करती थी। स्वात मलकन डिवीजन का एक जिला है जिसे 3 अतराफ से फलकबोस पहाड़ों ने अपने हिसार में ले रखा है और यही पहाड़ इस खूबसूरत वादी में आने वालों को खुशामदीद भी कहते हैं। तकरीबन 3000 साल कबल मसीह से ताल्लुक़ रखने वाली वादी स्वात की तारीख की खोज में निकलने वालों को इस सरजमीन पर पुराने वक्तों की जो निशानियां मिलती हैं उनमें इस वादी के वो पुराने नाम भी हैं जिनसे आज बहुत कम लोग वाकिफ हैं, जैसे उधियाना और स्वास्तु। वादी स्वात में हजारों साल पुराने अहद के नुकूश ढूंढते ढूंढते हम माजी की एक ऐसी गुजरगाह की तरफ आ निकलते हैं जहां से कभी सिकंदर आजम गुजरा था। ये इसी अहद की यादगार है जो बाजीरा कहलाता है। चकदर्रा पुल से तकरीबन 25 किलोमीटर और सैदू शरीफ से अंदाजन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़े बरीकोट का ये इलाका बाजीरा है जहां सिकंदर आजम के दौर की कई यादगारें अब भी मौजूद हैं। (327 कबल मसीह में सिकंदर आजम अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ आया और मशरिक की जानिब से इंडिया की तरफ जाते हुए स्वात पर हमला करके इसे बतौर गुजरगाह भी इस्तेमाल किया। वादी स्वात में बुद्धिज्म की यादगारों में शंगरदार स्तूपा को भी बड़ी अहमियत हासिल है जो तकरीबन 3000 साल पुराना है। वादी स्वात में दरियाफ्त होने वाली बुद्ध मत की तकरीबन 1400 खानकाहों से जो आसार दरियाफ्त हुए हैं उनमें गाले गए बुद्ध भी शामिल है। स्वात की तारीख यहाँ आने वालों को बुद्धिज्म की एक और निशानी से भी मुतारिफ कराती है जिसे गुलकदा या बुतकड़ावन कहा जाता है। मौरखीन का कहना है कि बुतकड़ावन तकरीबन 1000 साल कबल मसीह से ताल्लुक़ रखता है। इन आसार में एक मरकजी स्तूपा और कई छोटे स्तूपाज हैं जिन पर छोटे छोटे बुत नस्ब किए गए हैं।